अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश के बहराइच में दंगा चल रहा है। हालांकि स्थिति इस वक्त सामान्य है, नियंत्रण में है, हालात काबू में है, लेकिन 24 घंटे से ज़्यादा के वक्त तक जो कुछ भी बहराइच में चला है वो बहुत हैरान कर देने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं हुई नहीं जो दंगा ग्रामीण क्षेत्रों तक फैल जाए। और जिस तरह की आगजनी, लूटपाट और आज घटनाएं हुई हैं वो बहुत अचरज में डालती हैं, बहुत हैरान करती हैं और हमारी गंगा जमुनी तहजीब और एकता अखंडता को बहुत बुरी तरह प्रभावित करती हैं। बहनों भाइयों, हमें भूलना नहीं चाहिए, बहराइच नेपाल से सटा हुआ जनपद है और वहाँ इस तरीके की घटनाएं होना ये अपने आप में बहुत चिंता का विषय है जो कुछ भी हुआ है। आज चर्चा हम इसी विषय की करने वाले हैं। बहनों भाइयों, बहराइच में बवाल हो गया और जिस तरह का वायलेंस बहराइच के भीतर देखने को मिला वो बड़ा अचरज में है डालने वाला है, बहुत हैरान करता है। मुझे नहीं याद कि इसके पहले ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के दंगे की आग कभी फैली हो। जब मुजफ्फरनगर, शामली जैसे जगहों पर बहुत भीषण दंगे हुए थे सहारनपुर में, उसके बाद से उत्तर प्रदेश में अभी कभी ऐसा नहीं हुआ कि दंगे या वायलेंस इस तरह की ग्रामीण क्षेत्रों में फैल जाए। लेकिन जिस तरह के दृश्य आज बहराइच के भीतर देखने को मिले वो बहुत ही स्तब्ध करने वाले हैं। वो बताता है कि हम एक समाज के रूप में किस तरह का आचरण और व्यवहार कर रहे हैं। मैं किसी को नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ाना चाहता, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि उन लोगों की जिम्मेदारी ज़रूर तय होनी चाहिए जो इस तरह की वारदात, ऐसी घटनाओं में जिनकी शिथिलता के चलते बहराइच को दंगे का सामना करना पड़ा। एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, उसकी हत्या हुई बड़े निर्मम तरीके से, और जितना जघन्य हत्याकांड वो अपने आप में स्तब्ध करने वाला है। और कुछ लोग घायल हुए। लेकिन बहनों भाइयों, संपत्ति का नुकसान जितना हुआ वो तो हुआ, विश्वास और एकता का और समाज की जो समरसता है उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। शहरों में तो हम दंगे के जख्म भूल जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। लेकिन बहनों भाइयों, गांव में एक वर्टिकल डिवीज़न जब दंगों से हो जाता है वो कभी उसके घाव पूरे नहीं होते, आजन्म लोग उसको याद रखते हैं। तो जो कुछ भी बहराइच में हुआ है वहाँ की सामाजिक समरसता, एकता बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है। कल जब दुर्गा प्रतिमा पे विसर्जन के लिए जुलूस गुजर रहा था, उस जुलूस में के दौरान पथराव हुआ, फिर उसकी प्रतिक्रिया हुई और उसी में एक युवक का मर्डर हुआ, उसको कई गोलियां लगी, तमाम लोग जख्मी हैं, पथराव हुआ। और मुझे हैरानी इस बात की है कि ये जब सब कुछ चल रहा था तो उस वीडियो जो चल रहे हैं, जो दिखाए जा रहे हैं, उसमें पुलिस स्वयं मौजूद है। पुलिस का रोल इसमें बहनों भाइयों डिफाइन होना चाहिए। वैसे कभी कोई हुकूमत नहीं चाहती है, दुनिया की कोई हुकूमत नहीं चाहती कि उसके राज में कोई दंगे हों, कोई गलत चीज़ें हों। लेकिन जिस प्रकार का आचरण अधिकारी और पुलिस का रहा है वो ये बताता है कि उनकी लापरवाही, उनकी शिथिलता स्पष्ट है और इस पर जवाबदेही, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। ये सिर्फ कुछ गांव में कुछ लोगों के घर जला देने का या हॉस्पिटल, शोरूम, मेडिकल स्टोर जला देने या गांव में लोगों के घर फूंक देने का भर का मामला नहीं है। ये मामला कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बनकर उभरा है। जो सरकार कहती थी कि हमारी हुकूमत में एक भी दंगा नहीं हुआ, 24 घंटे बहराइच जलता रहा, किसी पर कोई जवाबदेही नहीं, कोई एक्शन नहीं हुआ। बहनों भाइयों, सिर्फ हेडलाइन बनाने से, बातें करने से कानून व्यवस्था का संचालन नहीं होता, उसके लिए सख्त इरादे और एक्शन की ज़रूरत होती है। बहुत बार आप डांट फटकार कर काम करा लेते हैं, लेकिन कभी एक्शन की भी ज़रूरत होती है और सीनियर पुलिस ऑफिसर्स पर रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक फिक्स नहीं होगी तब तक इस प्रकार की स्थितियों से बचा नहीं जा सकता। वो क्या कारण थे कि कल जब पथराव हो रहा था तो पुलिस ने रोका नहीं? वो क्या कारण थे कि जब झंडा गिराया जा रहा था पुलिस ने रोका नहीं? और वो क्या कारण थे जब भीड़ एक युवक को खींच ले गई, उसका मर्डर कर दी, पुलिस खड़ी होकर तमाशा देख रही थी? पथराव होता रहा, पुलिस खड़ी रही, कल कोई कार्रवाई नहीं की। और आज जब अंतिम संस्कार के पहले भीड़ ने कुछ क्षेत्रों में अटैक किया तब भी पुलिस खामोश बैठी हुई थी। कल भी चुप थी पुलिस, आज भी चुप थी पुलिस। तो आखिर हम इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने से क्यों बचते हैं लोग? और मुझे अचरज है कि पॉलिटिकल लीडरशिप इन निकम्मे अफसरों का बचाव करती है जो उसे शर्मिंदगी की स्थिति में पहुंचाते हैं। उन पर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, चाहे वो एसपी हो, चाहे वो डीआईजी हो, एडीजी हो, लखनऊ में बैठे आला अधिकारी हो। उन्हें संडे का दिन होश ही नहीं था कि इतनी बड़ी घटना बहराइच के भीतर चल रही है।
सब बाबा सिद्दीकी की खबर में व्यस्त थे और इतनी बड़ी वारदात हो गई। बहनों भाइयों, ये राजनीति का बिल्कुल वक्त नहीं है। ये हमारे प्रदेश की एकता का विषय है, हमारे देश की सुरक्षा का विषय है, हमारे प्रदेश की सुरक्षा का विषय है। अमन चैन कायम रहना चाहिए और दोनों पक्षों से, सभी पक्षों से मैं तो ये अनुरोध करूंगा कि शांति बनाए रखें, अमन और भाईचारे की राह पर चलें। झगड़ा लड़ाई करके, एक दूसरे का खून बहाकर, एक दूसरे की संपत्तियां जलाकर किसी को कुछ न हासिल हुआ था, न हासिल होगा और न हासिल हुआ है। दंगे जब खत्म होते हैं बहनों भाइयों, तो उसकी जो आग होती है वो लोगों को झुलसाती है, जिंदगी भर के लिए जख्म दे जाती है। आप सोचिए कि जिनके घर का बेटा गया है उनकी क्या हालत हुई होगी। क्या वो जिंदगी भर इस जख्म को भूल पाएंगे? इसलिए मैं कहता हूं कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए जो निकम्मे हैं, जो शिथिल हैं जिनकी कार्यप्रणाली, और जिन्होंने समय रहते ना तो कल एक्शन लिया ना आज एक्शन लिया। अब आज की रात भी बाकी है। हालांकि राज्य सरकार ने सीनियर अफसरों को भेजा है, लेकिन जिस प्रकार का आचरण वहां पर हुआ है ये पुलिस से अपेक्षा नहीं की जाती है। आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की डिबेट हम आगे बढ़ाएंगे। जो घटना हुई है वो दुखद है। कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है, रूट पे पूरी सुरक्षा है कि नहीं है, पर्याप्त पुलिस है कि नहीं है। तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी। शासन की चूक की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। जिन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की है, सरकार उसकी जांच करा रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। हमारी पूरा पुलिस प्रशासन सजगता के साथ स्थिति पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि हम सब लोग मिलकर पूर्व की भांति शांति स्थापित करने में अपना सहयोग करेंगे। बहराइच के अंदर दंगा करा रहे हैं तो ये पूरी तरीके से भाजपा के लोग उसमें शामिल हैं और भाजपा के जंगल राज कायम है। देखिए, कानून से किसी को भी खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं है। जो भी दोषी होगा जांच चल रही है, कड़ी कार्रवाई होगी। स्थिति सामान्य है और दोषियों की पहचान की जा रही है। जो भी मतलब अगर अनुशासन का पालन करवाने में यदि पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों को भी लापरवाही पाई गई तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आलोक अवस्थी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। फॉर्मर डीजीपी सुलखान सिंह साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। दीपक रंजन समाजवादी पार्टी से हैं। प्रियंका गुप्ता उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं और जाने माने इस्लामिक स्कॉलर एस.ए. मशरफ मुझे डिबेट में ज्वाइन कर रहे हैं और नावेद शिको बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। आलोक अवस्थी जी, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करता हूँ और मेरा पहला प्रश्न है आपके लिए। आप तो ये क्लेम करते थे और दावा करते थे कि हमारी हुकूमत में एक भी दंगा नहीं हुआ, और ये बहराइच में जो 2 दिन से चल रहा है वो क्या है? और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि किन पर जिम्मेदारी तय हुई और सरकार ने क्या एक्शन लिया। ब्रिजेश जी, बहराइच में जो दुर्गा पूजा के प्रतिमा विसर्जन के दौरान जो हिंसा हुई है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, एक उसमें बड़ी साजिश की बू भी आती है। उत्तर प्रदेश एक शांतिप्रिय औद्योगिक राज्य बढ़ने की तरफ चल रहा था। एक भी दंगा हमने उत्तर प्रदेश के अंदर 7 साल में नहीं होने दिया। लेकिन क्या कारण है कि 4 जून के बाद 37 सीटें समाजवादी पार्टी के जीतने के बाद और 6 सीटें कांग्रेस के जीतने के बाद से कुछ लोगों के मन बढ़ गए। इसके पहले गणेश प्रतिमा, गणेश उत्सव पे भी पथराव किया गया और दुर्गा पूजा के प्रतिमाओं पे विसर्जन पे पथराव करने की हिम्मत की गई। राज्य सरकार ने 24 घंटे के अंदर परिस्थितियों पर काबू पा लिया है। पर्याप्त पुलिस बल वहां मौजूद है। एडीजी, एलओ और गृह सचिव दोनों वहां पर कैंप कर रहे हैं। 4 एसपी रैंक के अफसर और उनके साथ काफी बड़ी संख्या में पुलिस वहां पे मौजूद है। मुख्यमंत्री जी स्वयं स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और एक एक पल की वो जानकारी ले रहे हैं। यह बात निश्चित है कि जिन अधिकारियों की वजह से भी अगर कहीं पे कोई कमी पाई जाएगी उनके खिलाफ भी कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और जो दंगाई थे, मनबड़ थे, उनको तो बख्शा जाएगा ही नहीं। यहाँ पर आपको ब्रजेश जी एक बात और आप अभी देखिए, मुझे आपने जो बताया उसमें अभी तक ये नहीं बताया आपने कि एक्शन क्या लिया आपने। 35 से अधिक दंगाइयों को गिरफ्तार किया गया है और आपको मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर पहले से दंगा करने की तैयारी थी।
यह जुलूस कोई नया मार्ग पे नहीं गया था। जो उसका मार्ग था पहले से हर साल वहां से निकलता था। घरों के ऊपर वहां पर तलाशी ली गई, पत्थरों के ढेर मिले। जिस घर से एक मस्जिद थी वहां पर जो है तो तमाम बोतलों के क्रेट मिले, तमाम बोतलें बरसाई गई, खाली सोडे की और कोल्ड ड्रिंक की बोतलें भीड़ पर बरसाई गई, पत्थर बरसाए गए, दुर्गा प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया। और उसके बाद उन्होंने एक व्यक्ति की हत्या कर दी और हत्या भी बर्बर तरीके से करी है। उसके नाखूनों को नोचा गया है प्लास से, उसको कई गोलियां मारी गई हैं। किसी भी तरीके से इन हत्याओं को और इस तरह के पथराव को और जो बोतलों वर्षा की गई है, तो जब आपको प्रायर इंफॉर्मेशन थी कि वहां दंगा हो सकता है, नहीं सहा जाएगा और उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई सरकार करेगी। मैं वही तो जानना चाहता हूं कि जब आपके पास एडवांस इंफॉर्मेशन थी, पुलिस डिप्लॉयमेंट था, और जो वीडियोस कल से वायरल हो रहे हैं उसमें जब पथराव हो रहा है, पुलिस 1-2 नहीं 50 की संख्या में खड़ी है, तो कल पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? ब्रजेश जी, मुझे लगता है आपको ये भी पूछना चाहिए कि क्या कारण है कि एक हिंदू समाज के तमाम हमारे त्योहार, तीज त्योहारों पर पथराव करने वालों पर सवाल क्यों नहीं खड़ा किया जाता है? अरे तो पुलिस क्या करेगी आलोक जी? पुलिस का काम है ना कि जो गलत करे उसके खिलाफ कार्रवाई करना। पुलिस ने कल एक्शन क्यों नहीं लिया? सामाजिक मुद्दा है ये, एक आपराधिक, इट्स लॉ एंड ऑर्डर, कंप्लीटली लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, ये सामाजिक मुद्दा है। तो कार्रवाई क्यों नहीं की आपने? शुरू से गणेश प्रतिमाओं पर, दुर्गा विसर्जन पर पथराव करता आया है, हिंसा करता आया है, कांवड़ यात्राओं में पहले पथराव इसको होते थे। प्रिवेंट कौन करेगा आलोक जी? इसको प्रिवेंट तो पुलिस करेगी ना। हाँ, तो निश्चित बात से पुलिस करेगी, पुलिस ने ही किया है। इसी पुलिस ने उत्तर प्रदेश के अंदर दंगा नहीं होने दिया था। अब इन मन बड़ों के ये जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, 37 सीटें समाजवादी पार्टी को मिलने का मतलब है उन्होंने समझ लिया कि बीजेपी यहां से जा रही है, लेकिन बीजेपी जाएगी नहीं। इस तरह की ठीक, तो मुझे बताइए, भाजपा ही अच्छा बीजेपी नहीं जाएगी लेकिन डीएम, एसपी जाएंगे, डीआईजी, एडीजी, कमिश्नर जाएंगे या ये रहेंगे? देखिए, जांच चल रही है, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन इस समय किसी को हटाया भी नहीं जाएगा, क्योंकि पहले दंगाओं पे काबू करना है। वहां के जो परिक्षेत्र के लोगों को मालूम है जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ, फेल्योर हुआ, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। ब्रजेश जी, सवाल दोहराइए। जिनकी वजह से, जिनकी शिथिलता, नाकामी से इतनी बड़ी घटना हुई, उनको आप कह रहे हैं हम हटाएंगे ही नहीं? देखिए ब्रजेश जी, आप अपने साथ मुझे मेरे पे मुंह मत डालिए। आपको योगी आदित्यनाथ जी की कार्य पद्धति मालूम है, आप लगातार उनको देखते आ रहे हैं, बहुत क्लोजली वॉच करते हैं। टेक एक्शन ना। योगी जी ने बड़े से बड़े अधिकारियों को छोड़ा नहीं, अगर गलत पा लिया है तो निश्चित रूप से इंतजार करिए। ऑलराइट, मैं फॉर्मर डीजीपी सुलखान सिंह साहब को आमंत्रित करता हूं इस परिचर्चा में। थैंक यू अवस्थी जी, शुक्रिया। मैं सुलखान सिंह साहब को आमंत्रित करता हूं इस परिचर्चा में। सर, आपका स्वागत और धन्यवाद। ये जो कुछ भी बहराइच में हुआ, इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए पुलिस के पास स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या होते हैं? देखिए ब्रजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मुझे इस चर्चा में आमंत्रित करने के लिए। सभी जिलों के लिए एक दंगा नियंत्रण योजना बनाई गई थी, 88 में बनी थी, ध्यान पड़ रहा है, और उसको हर 3 साल में रिन्यू करते रहते हैं। तो वो सब जगहों पर उपलब्ध है, और उसी के अनुसार उसमें अगर कोई आशंका है दंगे की तो उसमें पहले की क्या कार्रवाई की जानी है, कोई दंगा हो जाए तो क्या करना है, और दंगे के बाद के क्या करना है, ये सब उसमें दिया है। तो ये उनको करना चाहिए था। लेकिन इस बीच में कुछ ऐसी घटनाएं यहाँ हुई हैं कि उससे प्रशासन की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले कानपुर में कुछ दंगाइयों के मुकदमे वापस ले लिए गए। कुछ दिन पहले कांवड़ियों ने जगह जगह तोड़फोड़ किया, तमाम उन्होंने हिंसा किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई उनके खिलाफ। तो ये प्रशासन का जो छवि निष्पक्षता की है वो अभी ठीक नहीं है इस समय जो है। तो इसलिए दंगा होने की संभावना बढ़ जाती है और दंगा नियंत्रण में भी दिक्कत होती है। तो सरकार को चाहिए कि इस सब की जांच कराएं और देखें कि इस तरह से क्यों ऐसी भावनाएं बन रही हैं और उसके हिसाब से कार्रवाई करें। आपको क्या लगता है, जिस तरह से कल बहराइच में जो दृश्य था, आपने भी निश्चित वीडियोस देखे होंगे, टेलीविजन चैनल्स और सोशल मीडिया में भी फुटेज देखे होंगे, मैंने जो महसूस किया कि पुलिस ने कल भी कोई एक्शन नहीं लिया था और पुलिस ने आज भी कोई एक्शन नहीं लिया, वरना कोई कारण नहीं था कि एक मॉब हाईवे पे चल रहा है और दुकानों को फूंक रहा है, और कल पथराव हो रहा है, एक युवक को खींच ले गए अंदर, उसको 10 गोली मारी गई, तब भी कुछ नहीं किया पुलिस ने, आज भी कुछ नहीं किया। मैं एक्चुअली टीवी में नहीं देखा, इसलिए वो तो मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन जैसा मुझे लगता है, मैंने अभी पढ़ा है कि स्थिति अब पूरी तरह नियंत्रण में है
तो उससे तो लगता है कि कार्रवाई अब इधर बाद में ठीक हुई है। तो अब ये जैसा मैंने कहा और अवस्थी जी ने भी कहा है कि इसके बाद जांच कराई जाएगी। अगर कोई लापरवाही इसमें किसी की पाई जाती है, शिथिलता पाई जाती है, या ये पाया जाता है कि पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई थी, अधिकारी और मजिस्ट्रेट डिप्लॉय नहीं किए गए थे, तो उसके हिसाब से भी बाद में कार्रवाई की जानी चाहिए। सर, चीफ मिनिस्टर ने खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके सबको ताकीद किया था, हम लोगों ने खबर चलाई थी, अखबारों में भी छपा था। मुख्यमंत्री ने खास तौर पर कहा था कि प्रतिमा विसर्जन के वक्त बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है, प्रॉपर फोर्स का डिप्लॉयमेंट हो, जीरो टॉलरेंस हो। पर ये लोग तो मुख्यमंत्री की भी बात नहीं सुनते, चाहे वे डीजी जोन गोरखपुर हो या गोंडा वाले डीआईजी हों, और एसपी डीएम बहराइच के तो क्या कहने, वो दोनों ने तो कंप्लीटली आज में सब किया। ये इतनी हिम्मत किसी में नहीं है कि मुख्यमंत्री जी की बात ना कोई सुने। कुछ असावधानी या लापरवाही कहीं हो सकती है तो सरकार उसमें कार्रवाई करेगी, लेकिन ये ओवरऑल देखने की जरूरत है कि एक निष्पक्षता की इमेज बनी रहे। ये कानपुर के केस वापस करने से और कांवड़ियों के खिलाफ कार्रवाई न करने से अच्छा संदेश नहीं गया है। जी शुक्रिया सर, हमारे साथ बने रहिएगा। मैं दीपक रंजन को इनवाइट करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। दीपक जी, आपका धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बहराइच की घटना पर विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते आप क्या प्रतिक्रिया रखते हैं और क्या आपको दिखता है इस घटना के पीछे? विजय जी, मृतक के प्रति हम गहरी शोक संवेदना प्रकट करते हैं और हम ऊपर वाले से ऐसी कामना करते हैं कि दुख की घड़ी में उनको एक शक्ति प्रदान करें। देखिए, जो भी किसी भी पक्ष का हो, किसी वर्ग का हो, किसी समाज का हो, हम आपके चैनल के माध्यम से, आपकी डिबेट के माध्यम से हम उन लोगों से यही अपील करना चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था को सहयोग करें, कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहो। देखिए, पूरी तरीके से ये उत्तर प्रदेश सरकार की फेलोटी है, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रशासन की फेलोटी है, वहाँ के जिला प्रशासन की फेलोटी है। आपने देखा होगा किस तरीके से एक नाबालिग मासूम बच्चा गोपाल मिश्रा, जिसने अपनी जान भी गंवा दी, उसको किस तरीके से लोग उकसा रहे हैं, उसको छत पे चढ़ाने के लिए उसको प्रोवोक कर रहे हैं कि तुम जाओ चढ़ो छत पे हो। किस तरीके से नारेबाजी हो रही है, वहाँ पे डीजे बज रहा है बहुत तेज तेज। देखिए, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन जिस तरीके से वहाँ पे पुलिस की देखरेख में वो जो विसर्जन प्रोसेशन चल रहा था, वो तो पुलिस की देखरेख में होना चाहिए। जैसा कि हमारे पुलिस तो वहां थी, जो वीडियो है पुलिस, वही मैं कहना चाह रहा हूं, जैसा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा ना कि पुलिस बहुत सजग है। अगर पुलिस सजग रही होती तो 24 घंटे तक ये जिले में तांडव नहीं मच रहा होता। और इस चीज की गारंटी कानून व्यवस्था का मुद्दा है या सामाजिक मुद्दा है, जैसा आलोक अवस्थी जी कह रहे थे? देखिए, ये है तो कानूनी वो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा, लेकिन इसको भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है इसको धार्मिक रंग देना चाहते हैं, इसमें धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप विधायक का भाषण सुन लीजिए, विधायक की बोली भाषा देख लीजिए। विधायक माइक लेकर के चिल्ला रहा है और कह रहा है जो तुम भी मार दो। भड़काऊ भाषण अगर कोई देना, अगर कार्रवाई सलमान के ऊपर हो रही है या और लोगों के ऊपर हो रही है तो कार्रवाई विधायक के खिलाफ भी होनी चाहिए, जिसका इतिहास आप पता कर लीजिए। उसका एक भाई आज भी जेल में है और खुद उसके ऊपर बहुत से ऐसे चार्जेस, क्रिमिनल चार्जेस। ओके, अभी आलोक अवस्थी जब पहली चरण की डिबेट में मुखातिब थे तो कह रहे थे चूंकि आप लोग 37 सीट जीत गए और आपके सहयोगी भी 6 सीट जीत गए, इस कारण एक वर्ग विशेष का मन बढ़ा हुआ है। आलोक जी देखिए, इस कारण ये घटना हुई। आलोक जी देखिए बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता है, ना मालूम कैसी बातें करते हैं। इनको तो ऐसा लग रहा है इन्होंने हमको सत्ता स्थानांतरित कर दिया, हमको ट्रांसफर कर दी सत्ता। लॉ एंड ऑर्डर हमारे हाथ में आ गया, कानून पुलिस प्रशासन मेरे हाथ में आ गया, हमारे जिम्मे में चल रहा है, हमारे हिसाब से चलेगा। वहां पे डिप्लॉय करने का काम समाजवादी पार्टी का हो गया, कांग्रेस पार्टी का हो गया। वहां पे इस तरीके की बात कर रहे हैं आलोक अवस्थी जी, बचकानी बातें कर रहे हैं ये। अरे इस तरीके की तो आप सबको मिलके पहले तो ये अपील करनी चाहिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, नहीं, हम कि भाई अमन चैन बना रहे। हमने कहा, हमने भी कहा आप सबको ये काम करना चाहिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कानून व्यवस्था कोई हाथ में ना ले। कानून, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, आपने अभी उनकी बाइट आपने चलाई होगी, पहले भी आपने सुनी भी होगी उनकी बाइट। उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि कोई किसी वर्ग, किसी समाज, किसी धर्म का हो, किसी पक्ष का हो, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को सहयोग करने के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सहयोग करें, चाहे कोई भी हो। लेकिन आज जिस तरीके से, आलोक जी प्लीज वेट करना पड़ेगा। एक चीज मैं ये जरूर पूछना चाहता हूँ सरकार में बैठे से, आलोक अवस्थी से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस चीज की गारंटी ये लेंगे कि जिस तरीके से वहां पे माहौल बिगड़ा है, वो लोग वहां पर, अभी मैं देख रहा था आपके जो वहां पे ग्राउंड रिपोर्टर हैं अनूप जी, किस तरीके से वहां पे अपने जान को जोखिम में डाल करके, जहां पर आगजनी, जहां पर आग लगी हुई है, उन घरों में घुस करके कई पत्रकार भी घायल हैं। एक तो लीडिंग चैनल का कैमरामैन को काफी जिस तरीके का माहौल है, इस चीज की गारंटी सरकार को लेनी पड़ेगी और वहां के लोगों को आश्वस्त करना पड़ेगा कि तुम्हारी जान माल को कोई खतरा नहीं है। बहुत शुक्रिया आपको। मैं प्रियंका गुप्ता को इन्वाइट करता हूं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता है। प्रियंका जी, स्वागत आपका, धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी ये बहराइच की जो घटना हुई है उसको किस दृष्टिकोण से देखती है? क्या ये लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा मामला है
या सोशल इशू है, या चूंकि आप लोग भी 6 सीट जीत गए हैं इसलिए किसी का मन बढ़ा इसलिए उन्होंने दंगा कराया? देखिए ब्रजेश जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी ये एक धार्मिक आयोजन था और जो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि पूरी तरीके से अनदेखी करते हुए इस घटना को पूरी तरीके से बढ़ावा दिया गया। और आज देखिए आप, इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी धारा 144 रात में क्यों नहीं लगाई गई? और दूसरी चीज़ आप ये बताइए, जो प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं वो कहाँ थे? आप देखिए इनके जो एसपी, डीएसपी और जितने भी वहाँ के जो डीएम थे वो सब कहाँ थे? उनका कहीं कोई पता नहीं था। और लगातार इस तरह की, अगर कोई, जैसा कि आलोक जी बता रहे हैं, उन्हें पहले से पता था, पहले से पता होने के बावजूद भी वहाँ पे कोई इन्होंने सैनिटाइजेशन नहीं किया था, किसी भी घर में कोई जांच नहीं की थी। पत्थर, और इनको ये अब पत्थर दिखाई दे रहे हैं, अब इनको कांच की बोतलें दिखाई दे रही हैं। जब वहाँ पे एक व्यक्ति की हत्या हो गई, सैकड़ों घर फूंक दिए गए, गाड़ियां फूंक दी गई, अस्पताल फूंक दिए गए, और उसके बाद आप बताइए कि इंटरनेट कब बंद किया इन्होंने? कॉन्स्पिरेसी है इंटरनेट जिसके इन्होंने बंद किया, जो पहले तय की गई थी, ये एक साजिश है या फिर ये एक्सीडेंट है और उत्तेजना में दोनों पक्षों में आपस में वायलेंस हो गया? देखिए मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर वायलेंस है तो जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की और उनके प्रशासन की है, जो निकम्मा है। मैं पूरी तरीके से और पूरी जो है निष्ठा के साथ कहना चाहती हूँ कि पूरा प्रशासन निकम्मा है। जिस तरह की घटना हुई और जिस तरह एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कैमरा देख के उस पर एक्शन पे आ रहे हैं कि पिस्टल लेके लहरा रहे हैं। अरे यार, पिस्टल आपको लहरानी थी, रात में क्यों नहीं गए आप वहाँ पर? क्यों पहुंचे आप 1 बजे वहाँ पर? जब घटना पूरी तरीके से फैल गई, वहाँ हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई, सबके हाथों में लाठी डंडे थे, कितने घर तबाह हो गए। आज लोगों के बच्चे, रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होनी चाहिए कि किसकी लापरवाही, शिथिलता से, नाकामी से ये घटना हुई? इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। ये घटना मैडम, आप न्यायिक जांच की मांग करोगे और न्यायिक जांचों का हस्र पता है आपको? पूरी तरह अभी 121 लोग मरे हाथरस में, और किस तरह से वो हीरो के स्टाइल में आके नारायण साकार ने यहाँ स्टेटमेंट दिया और उसको क्लीन चिट मिली है 4 सीट से। और आप ये देखिए कौन सी न्यायिक जांच हो रही है? न्यायिक जांच तो छोड़िए, देखिए एक सिस्टम है हमारे यहाँ, न्याय पे ही भरोसा किया जा सकता है। पर दूसरी बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज भारतीय जनता पार्टी ने की और ये कहा कि इस तरह की शक्तियां बढ़ रही हैं, तो मुझे लगता है इनको तो प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। आपको आज के दिन लोगों से ये कहना चाहिए कि आप लोग शांति बनाए रखिए, और आप आपदा में अवसर ढूंढकर लोगों को, कर दी? अरे इनके प्रवक्ता, वो तो प्रवक्ता लोग तो बोलेंगे ही। और आज आप ये भी यहाँ भी बैठ के बोल रहे हैं। आपने एक बार भी ये नहीं कहा, ज्यादा सीट जीत गई इसलिए एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का मन बढ़ा हुआ है। मुझे तो लग रहा है कि ये लोग तो ये भी कह देते हैं कि वहाँ पे नेहरू जी की वजह से ये दंगा भड़क गया। नहीं, ये तो कहा गया कांग्रेस और सपा की जिम्मेदारी। वही तो मैं कह रही हूँ कि उसकी जिम्मेदारी नेहरू जी पे डाल देंगे ये लोग, और शुक्रिया, जिम्मेदारी से बच जाएंगे। मैं नावेद चिको जी को आमंत्रित करता हूं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। नावेद जी, आपने बहुत वक्त से कवरेज की है और इस तरह की घटनाएं जब होती हैं, मैंने डिबेट के प्रारंभिक उद्बोधन में इस बात का जिक्र किया कि दंगे जब गांव की तरफ पहुंचते हैं ना, तो वो बहुत ही डीप इम्पैक्ट देकर जाते हैं। और मैंने देखा है कि वो मुजफ्फरनगर के बाद अब ये मुझे पहली बारी दिखा है कि गाँव के क्षेत्र में दंगा पहुँचा, भले ही उसको काबू कर लिया गया हो, लेकिन एक जख्म तो दे गया ना। ब्रजेश जी, परसों एक घटना घटी बॉम्बे में और वहाँ कोई एक राजनेता मारा गया, उसकी हत्या हुई, और बॉम्बे की पुलिस का बयान आया कि बहराइच का एक युवक शूटर था। दो बहराइच के। उसके बाद ये घटना घटी, हमारा उत्तर प्रदेश का एक नौजवान मार दिया गया, सैकड़ों घर जला दिए गए, न जाने कितनी दुकानें जला दी गई। जिनके घर जल गए होंगे वो किस स्थिति में होंगे, कहाँ खड़े होंगे, जिसका बेटा मर गया होगा वो आज किस स्थिति में होगा। ये सब जब नुकसान हमारे सामने आए और हमें लगा कि हमारे बहराइच का, हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवान शूटर बन के दूसरे राज्य में शूटर बनने की भी नौबत आ गई है, उनके पास रोजगार नहीं है। हमारे बहराइच में इतना बड़ा दंगा हो गया, ना जाने कितने लोग बेरोजगार हो गए, किसी माँ की गोद उजड़ गई, किसी बहन का भाई चला गया। ये सारी स्थितियां, परिस्थितियां देखकर हम कमजोर होते हैं, आप कमजोर होते हैं, प्रियंका जी कमजोर होती है, समाजवादी पार्टी, बीजेपी, पूरा उत्तर प्रदेश कमजोर होता है। ये किसी एक पार्टी का पॉलिटिकल स्ट्रेंथ तक नहीं होता है, ये उत्तर प्रदेश कमजोर हो रहा है। हम सब असुरक्षा की भावना की तरफ बढ़ रहे हैं। और ब्रजेश जी, एक बात मैं और बता देना चाहता हूं आपको दंगाई अगर ढूंढना है तो दंगाइयों की भीड़ में और फुटेज में मत ढूंढिएगा, इन बयानों में ढूंढिएगा, डिबेट में ढूंढिएगा। जो इस डिबेट में जहरीला भाषण दे
है वो उस दंगे में शामिल है। जिसके ट्वीट में नफरत नजर आए, इसका मतलब मान लीजिएगा उस दंगे में शामिल है और उस दंगे को भड़काना चाहता है। आपका दायित्व है और आपने अपनी प्रस्तावना में शांति की तो मुझे आप बताइए कि जो एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का जो रोल होना चाहिए था, मैंने कहा कल भी और आज भी, मुझे उतना इफेक्टिव दिखा नहीं। मुझे बहुत पीछे, इसके पीछे एक लंबी कहानी और एक बड़ा षड्यंत्र दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है जिसको पूरी दुनिया ने सराहा। राम मंदिर का फैसला आया, परिंदा पर नहीं मार पाया। प्राण प्रतिष्ठा हुई, पूरी दुनिया यहां इकट्ठा हुई, सबकी निगाहें थी, कुछ भी नहीं हो पाया। ना जाने कितने बड़े बड़े मामले हो गए। लॉ एंड ऑर्डर हमारा बेहतर है। देखिए ऐसा है कि कोई भी जनता होती है, रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा, इससे भी बढ़कर सुरक्षा को मानती है। और सुरक्षा कब होती है? जब माफिया राज खत्म हो जाता है, जब सांप्रदायिक दंगे नहीं होते। क्योंकि सबसे ज्यादा असुरक्षित नागरिक तब होता है जब सांप्रदायिक दंगे होते हैं, क्योंकि हमारे देश में हर महीने पर ये सरकार तो कहती है बहुत स्ट्रॉन्ग यही तो कह रहा पावर हूं, है, इसके पीछे स्पेशली जीरो टॉलरेंस समय दीजिए, मैं इसके पीछे की साजिश बता दूं दिन क्यों हुआ सेकंड में। देखिए ऐसा है, जब राम मंदिर में कुछ नहीं हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई, फैसले आए, कुछ नहीं हुआ। इतना अच्छा लॉ एंड ऑर्डर, इस बात में कोई शक नहीं है। और मैं खुद कहता हूं कि यह मॉडल पूरी दुनिया में, पूरे भारत के अन्य राज्यों में भी जाए और सुरक्षित हो नागरिक। लेकिन ये अगर हो रहा है, इसके पीछे साजिश क्या है? हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के दूसरे गुट की साजिश हो सकता है कि योगी विरोधियों की। योगी तो ये नहीं चाहेंगे। योगी अगर चाहेंगे कि उनकी सबसे बड़ी ताकत, कोई ऐसा नहीं चाहेगा कि कोई भी हुकूमत नहीं चाहेगी। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस, एक मिनट आलोक जी रुकिए, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा, बस एक सेकंड रुकिएगा, आप कंप्लीट करो 10 सेकंड। ओके, एक सेकंड रुकिएगा आलोक जी प्लीज, आलोक जी प्लीज, 10 सेकंड आलोक जी प्लीज, आलोक जी 10 सेकंड प्लीज। हाँ आप कंप्लीट करो। सबसे कर्मठ पुलिस अधिकारी और वो मुख्यमंत्री जो छोटे त्योहार में एक समीक्षा बैठक करके, एक सेकंड आलोक जी प्लीज रुक जाइए, आप एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए। ताकत को कमजोर करने के लिए उनका विरोधी, चाहे उनके घर का हो, बाहर का हो, समाज, बहुत शुक्रिया, एक सेकंड, ओके, जनता हो, मुसलमान हो, कोई ना एक कोई सेकंड, ओके थैंक यू। ओके आलोक जी, अब मैं 20 सेकंड देता हूं, आप अपनी बात रखिए, बोलिए। ब्रजेश जी, अभी मैंने 2 पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ताओं की बात सुनी, नावद सिकों की बात सुनी। एक ही किंग पिन के आसपास सब घूम रहे नावद सिकों। तो पूछना चाहता हूं, आपने कहा कि ये पॉलिटिकल पार्टी की साजिश भी हो सकती है, भाजपा की साजिश हो सकती है। क्या तथ्य है आपके पीछे? आप पत्रकार हैं, आप एक न्यूट्रल एंटिटी है और आप इस तरह की बात कह रहे हैं, तो आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं क्या? मैं तथ्य दे रहा हूं। एक सेकंड वन बाय वन उनको बात कर लीजिए, उनकी बात आने दीजिए। मीडिया में रखिए, मैं आपके तथ्यों का स्वागत करूंगा, उस पर जांच भी होगी, कार्रवाई भी होगी, लेकिन नावद सिकों बिना बताए जाना मत यहां से कि कैसे तुमने कहा कि जो है यहाँ पर जो है भाजपा की साजिश हो। ऑलराइट, आपका सवाल नोट किया गया। मैं दूसरे राउंड में आपको बाकी मौका दूंगा। आप मुझे एसएम अशरफ, सैयद मकसूद अशरफ ज्वाइन कर चुके हैं, जाने माने स्कॉलर हैं। जो कुछ भी घटना हुई बड़ी अफसोसनाक है। मैं तो कहता हूं कि पीस की अपील के बजाय उकसाने वाली स्टेटमेंट्स देना, या पुलिस का जो प्रशासन का, एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया था, उसने इस हिंसा में ना मुझे ऐसा लगता है फ्यूरिंग की है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने की और काफ़ी अच्छा आपने अपने इंट्रोडक्टरी उसमें पूरी बातें रखी और पूरे फैक्ट्स कैसे कैसे क्या हुआ उस पर मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहता। अब चूंकि एक बच्चे के साथ ऐसी घटना हुई है, मुझे हमदर्दी उस परिवार के साथ है और मेरी संवेदनाएं हैं और मैं चाहूँगा कि सरकार उसमें जो उचित कर सकती है उनके साथ करे। लेकिन अभी आलोक जो है साहब को आपने सुना, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने सीधे सीधे ये बताया कि एक ही कम्युनिटी ऐसी है इस प्रदेश के अंदर जो हर वक्त ये कोशिश करती है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी को कहाँ से हर्ट किया जाए। तो इनकी सोच तो पहले क्लियर हो गई कि इनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कम्युनिटी के साथ है। दिक्कत कहाँ से आ रही है, इन्होंने कभी इस बात पे गौर नहीं किया कि समाज को आप जो बांट रहे हैं, उस बांटने में सबसे बड़े जिम्मेदार आप खुद हैं। आपके प्रदेश का मुखिया कहता है कि बटेंगे तो कटेंगे, तो क्या समझते हैं कि वो सारे बटेंगे नहीं तो दूसरों पर इसका इंपैक्ट जाएगा कि नहीं जाएगा? जो दूसरी कम्युनिटी उस पर कहीं उसका असर होगा कि नहीं? किसको बांटने और किसको काटने की बात करते हैं आप ही की बातों को नहीं, तो पर ये कह के आप हिंसा को जस्टिफाई नहीं कर सकते ना। एक सेकंड, ये आपस में इंटरेक्शन का समय नहीं है। आप मुझे बताएं कि ये एक दूसरे को उकसाना या इस तरह के की स्टेटमेंट से तो होगा नहीं।
ये कम्युनिटी एज ए होल जो दोनों के रवैया है। ये जरूरत क्यों आई कहने की इस प्रदेश के अंदर की बटेंगे तो कटेंगे? इसका मतलब एक को आप कहते हैं कि आप इकट्ठा हो जाओ और दूसरे को कहते हैं यही वो लोग हैं जिनके खिलाफ आपको लड़ना है। ये आप बांट रहे हो। अब बोलिए नहीं बीच में। एक सेकंड आप अपनी बात रखिए। एक सेकंड आलोक जी प्लीज, आप भी अपनी बात आराम से, और हम लोग आराम से बात करें। यहाँ कोई उत्तेजना वाली बात नहीं। प्रदेश के मुखिया अगर ये बात बोलता है कि बटेंगे तो कटेंगे, इसी बयान को प्रधानमंत्री ने अनुसरण किया। उन्होंने क्या कहा? बटेंगे तो महफिलें सजेंगी। कहां सजेंगी महफिलें? वो क्या पॉलिटिकल पार्टीज को? क्या ये कह के, क्या इस स्टेटमेंट की वजह से आप कह रहे हैं कि वायलेंस है? और वायलेंस हमें एज ए होल देखना चाहिए। पर्टिकुलर किसी एक स्टेटमेंट की बात नहीं करता। जब मेरा दंगाई और तेरा दंगाई हो जाएगा तो बात होगी। अभी बताया सुलखान सिंह साहब ने। आराम से, आप इतना उत्तेजित क्यों हैं? हम लोग आराम से बात क्या बताया सर? सुनिए पहले आप उसको इग्नोर मत करिए। कानपुर के अंदर वापस कर लिया। दंगाई थे कि नहीं थे वो? लेकिन चूंकि दंगाई में भी अब आप तमीज देखते हैं, मेरा दंगाई। आज सरकार आपकी है, आप दंगाइयों करें, कल समाजवादी आएगी कहें कि साहब हम विड्रॉ करते हैं चूंकि इनका नाम फर्जी इंप्लीकेट किया गया है। ये कौन सा नजीर पेश कर रहे हैं आप? कानपुर में ऐसी क्या जरूरत महसूस हो गई आपको दंगाई के नाम? तो मुझे एक बात बताओ कि तो आप जहर माहौल में घोल रहे हैं। तो ये अमन कैसे कायम हो? अमन के लिए सुलखान सिंह साहब ने कहा कि हर 3 साल में मिलके आपस में काम करिए ना। सर कोऑर्डिनेशन कमेटी होती थी, कोई जुलूस कोई प्रोसेशन से पहले हिंदू मुस्लिम की मीटिंग आप होती थी। इतने उत्तेजित क्यों? हम आराम से बात करें ना। मैं ये कह रहा हूं पहले हिंदू मुसलमानों की आपस में मीटिंग होती थी, कोई भी जुलूस कोई प्रोसेशन निकलता था, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनती थी। जिस गली जिस मोहल्ले से गुजरता था वहां उस समाज के लोग होते थे। ऐसे लोगों पे जो ऐसे तत्व होते थे उन पे वो कंट्रोल करते थे और खूबसूरती से पास हो जाता था। क्यों नहीं पुलिस ने सब प्रिकॉशंस लिए वहां पे? क्यों पुलिस वहां तमाशाई? अच्छा, कल पुलिस का रोल आपने देखा और आज का देखा, क्या लगा आपको? क्या पुलिस का रोल? क्या 4 घंटे आपने वहां छोड़ दिया? जो जिसको जो समझ में आया, कोई शोरूम लूट रहा है, कोई जो है आग लगा रहा है, कोई कहीं किसी गाड़ी जला दे रहा है, हुआ उसे क्या? उन 4 घंटे आपको देने की जरूरत क्यों महसूस हो गई? क्यों नहीं आपने? बिल्कुल सही, शुक्रिया आपका। मैं वीरेन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिल्कुल सही कहा, पहले क्यों नहीं कंट्रोल किया? बहुत धन्यवाद आपका। मैं वीरेन जी को भी इनवाइट करता हूं। वीरेन जी, अब आप मुझे बताइए कि कल से लगातार आप इस खबर पर हैं, लगातार इसकी कवरेज करवा रहे हैं। क्या कारण थे कि जिसकी वजह से ये वायलेंस इतनी स्प्रेड हुई, और आज क्या वजह थी कि आज इस कदर दिन में जिस तरह का वातावरण और जैसे दृश्य देखने को मिले, तो बड़ा हैरान करने वाले थे। आप इसके कारणों को समझ पाए, क्यों हुआ ऐसा? देखिए, दुर्गा पूजा प्रतिमा विसर्जन के समय ये घटना कल शुरू हुई थी और उस समय उजाला था, जैसे कि वीडियोस में देखे जा सकते हैं। लेकिन जब आज उस युवक का शव गांव में पहुंचा है, उसके बाद से लोगों में आक्रोश बढ़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के हालात बनेंगे, इसको लेकर स्थानीय प्रशासन इसका आकलन नहीं कर पाया। LIU से लेकर इंटेलिजेंस की तमाम यूनिटें फेल रहीं और जिसकी वजह से इतना बड़ा फसाद हुआ है, दंगा हुआ है, आगजनी हुई है। हम लोग बात तो धर्म की करते हैं, आयोजन भी धार्मिक था। धर्म हमको ये सिखाता है कि हमको लोगों पर दया करनी है, लेकिन धर्म के नाम पर हिंसा हो रही है और 2 समुदायों को लेकर जिस तरह से आगजनियाँ हुई हैं, लोगों के घर जले हैं, लोग घरों से पलायन कर गए हैं, परिवार बर्बाद हो रहे हैं, ये सब बहराइच में देखा जा सकता है। मैसी का जो इलाका है वो हिंदू बहुल इलाका है, काफ़ी बड़ी संख्या में हिंदू लोग हैं वहाँ, लेकिन ये दंगा ये मानवता के खिलाफ हुआ है। भीड़ में कितने निर्दोष लोगों का नुकसान हो गया है, एक युवक मारा गया है, कितने घर जल गए, संपत्तियां जल गई, बर्बाद हो गई हैं। ये बहराइच का घटनाक्रम बहुत बड़ा है। आप देखिए कि बहराइच से रुपईडीहा सीमा है, नेपाल से लगती है और नेपालगंज उस तरफ पड़ता है नेपाल से। किस तरह के लोग आ जा सकते हैं, कितने बड़ी मात्रा में वहाँ से तस्करी हो सकती है, हथियार आ सकते हैं, क्या हो सकता है, इस पर भी बड़ा सरकार को ध्यान देना होगा। बहराइच को अगर कहा जाए तो कम्युनली एक बहुत सेंसिटिव जिला है और पुलिस प्रशासन का वहाँ पर फेल्योर है। DM और SP दोनों वहाँ पर महिला रही हैं। संयोग ऐसा बना है कि वहाँ पर फिर लखनऊ से और गोरखपुर रेंज से जोन से अफसरों को भेजकर आज इस दंगे को कंट्रोल करना पड़ा है। ब्रजेश जी, इस बात को कहा जा सकता है कि बहराइच का दंगा अब कंट्रोल हो गया है और अब ये दंगा आगे नहीं बढ़ेगा। ये गांव में फैला जरूर था,
लेकिन अब उस दंगे पर नियंत्रण है और अब और किसी तरह की आगजनी ना होने पावे, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। काबू पाया जा चुका है, फोर्स अपना काम करे, मुस्तैदी से करे। बस इसी के लिए हम लोग चाहते हैं कि ऐसी स्थिति दोबारा न बने। कासगंज में भी एक बार इस तरह की घटना हुई थी और उससे भी शायद सबक नहीं लिया लोगों ने, लेकिन राम गोपाल मिश्रा की मौत बहुत कष्ट देने वाली है और एक समाज को उत्तेजित करती है। समस्या इस बात की आती है कि हम लोग एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे को मारने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन धर्म के रास्ते पर चलने में उन्हें बड़ी कठिनाई होती है। तो धर्म के रास्ते पर चलना हमारा पहला धर्म है और उस पर हमको चलना चाहिए जी। वैसे इंटरनेट सेवा बंद करने के बाद काफ़ी इस पर कंट्रोल करना आसान हुआ, धारा 144 लगाई गई, लेकिन आपने देखा कि लाठी डंडे लेकर लोग सड़कों पर उतर आए थे। एक सूझबूझ भी कही जाएगी कि प्रशासन ने इसमें दिखाई और तमाम लखनऊ से जो निर्देश मिल रहे थे उस पर भी उसका असर हुआ है। लेकिन इस मामले में ब्रजेश जी डीएम-एसपी और एलआईयू का फेल्योर है और इस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और देर सवेर कार्रवाई होगी भी, लेकिन जो जाबाज अफसर हैं उनकी तारीफ भी होनी चाहिए। ये घटनाएं आगे ना हो, हमको ईश्वर से मनाना होगा, क्योंकि आज की रात बहुत महत्वपूर्ण है जी। कोई और घर न जले, किसी को पलायन न करना पड़े, कोई और अप्रिय घटना न हो और उम्मीद है कि इसके बाद वहां पर शांति पूरी तरह से आ जाएगी जी। तो फिलहाल बस इतना कहूंगा कि बीज नफरतों के जो बो रहा है, फसल फसादों की वो भी खाएगा। सामान तो गया था मगर घर भी ले गया, अब के फसाद मेरे दिल से डर भी ले गया और गुजरा था अपने शहर से रावण फसाद का, जालिम मोहब्बत की सारी कथाएं भी ले गया। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, डिबेट का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता आलोक अवस्थी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आलोक जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सरकार ने क्या कोई हाई प्रोफाइल जांच के अब तक आदेश क्यों नहीं दिए हैं, और इस मामले पे जो आरोप लग रहे हैं सरकार में शिथिलता के और ख़ास तौर पर अधिकारियों के, उनके खिलाफ कार्रवाई में देरी के वजह क्या है? ब्रिजेश जी, बहराइच बहुत सेंसिटिव एरिया इस समय है, हम सबको बहुत संयमित रूप से बात करनी चाहिए। आपके माध्यम से अपील भी करता हूं कि समाज के सभी वर्गों में शांति रख रहे। हम सब बड़ी मेहनत से रुपया कमाते हैं, अपना घर बनाते हैं, अपना द्वार बनाते हैं, और एक झटके में कोई भी आता है, भीड़ आती है, साफ कर जाती है। ये दंश सालों सालों से इस देश की जनता ने भुगता है। समाजवादी पार्टी की सरकार में हर तीसरे दिन चौथे दिन दंगे हो जाते थे प्रदेश के अंदर, 600 दंगों का रिकॉर्ड है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, इस वर्ग में दो हमारे मुस्लिम कैंडिडेट बैठे, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और एक इस्लामिक स्कॉलर बैठे, एक हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे, कांग्रेस की माननीय प्रवक्ता बैठी। किसी भी व्यक्ति ने यह नहीं कहा कि पथराव क्यों किया गया, उस निर्दोष की क्या गलती थी, उसको जान से क्यों मार दिया गया, हम उसकी निंदा करते हैं। किसी के मुंह से नहीं निकला ऐसी क्या मजबूरी है कि एक तबके का नाम लेने में मुंह सिल जाता है। आप लोग प्लीज वेट करिए, सबको टाइम दूंगा। त्योहार बनाने के लिए, एक समाज का त्योहार बनाने के लिए सुरक्षित रूप से वो बना नहीं सकता है, उसको रोका जाएगा, टोका जाएगा, मारा जाएगा, पीटा जाएगा, और राजनीतिक दल चुप हो जाएंगे क्योंकि उनको वोट बैंक की राजनीति करती है। ये सबसे बड़ा सवाल ब्रजेश जी मैं खड़ा करता हूं आपके डिबेट के ऊपर। ठीक है, एक क्रिमिनल वाली घटना हो गई, उसकी आपराधिक घटना के रूप में हम देखेंगे तो हम कार्रवाई उस पर होगी, निश्चित रूप से होगी। लेकिन जो सामाजिक ताना बाना है, जो सालों से बनाया जाता है, बुन करके जोड़ा जाता है, एक झटके में जब छिन्न भिन्न हो जाता है, वो इन राजनीतिक दलों से और जो दो नुमाइंदे यहाँ बैठे हैं मुस्लिम समाज से, उनके कारण होता है, क्योंकि वो अपने समाज को या जो वोट बैंक की राजनीति कर रहा है वो आप इनको कसूरवार कैसे ठहरा सकते हैं?
जवाब है। आप इन पर कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते हैं कि इनके पहले वजह से आलोक हिंसा हो अवस्थी गई? जी एक को सेकंड था। आप लोग रुक जाइए, हाँ, उनको कंप्लीट कर ले दीजिए। आप शांत हो जाइए, मैं आलोक अब लूंगा। अवस्थी जी को आप प्लीज पता मैडम, था ना, ये प्लीज तो मैडम, आप पहले मुझे से ही पता था। आप भरोसा रखें, मैं ब्रजेश समय जी, दूंगा। प्लीज आलोक जी ब्रजेश बोलिए। आपने बहुत अच्छी बात कही है। मैं इसलिए कह रहा हूं, आज इन्होंने आपने इनको मंच दिया है, और भारत समाचार का मंच छोटा मोटा मंच नहीं है। प्रदेश की जनता और देश विदेश की जनता सुनती है, और यहाँ पे अपेक्षा रखती है कि सारे पैनलिस्ट एक स्वर में कहें कि दंगा नहीं होना चाहिए, हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, और जो तबका हमलावर है उसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास करना चाहिए। तो ये कैसे डिसाइड हो कि कौन हमलावर था? आज तो मुझे कोई और दिखा, कल कोई और दिखा था। दुर्गा प्रतिमा जा रही है, पथराव किसने किया? कांच की बोतलें, सोडा बोतल की बोतलें क्यों फेंकी गई? तो इमीडिएट पुलिस, मैडम प्लीज मुझे बात करने दीजिए। इमीडिएट पुलिस एक्शन क्यों नहीं हुआ? ब्रजेश जी, हत्या करने वाले की बर्बरता से मारा गया है। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, पुलिस एक्शन क्यों नहीं? नहीं ब्रजेश जी, नाखून नोचे गए प्लास से। पुलिस एक्शन क्यों नहीं हुआ? इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। मारी गई है अभी 3-4 महीने पहले। आलोक जी, जिस वक्त ये घटना हो रही थी, आप बता रहे हैं, आप सुने तो सही, उसको मारने आप सुनिए, छोड़ूंगा नहीं। आप मुझे बताइए कि उसी वक्त सबके मुंह क्यों सिले हुए? मैं सवाल खड़ा कर रहा हूं। उसी वक्त पुलिस एक्शन, मैडम सर आप प्लीज, योगी जी ने इसीलिए, अरे आप सवाल तो लीजिए। बटोगे तो कटोगे, तो ये काटने वाले तरफा ना बोले सर, बटने वाले जो है वो देखेंगे। ऑलराइट, तो मुझे बताइए कि जिस वक्त वो घटना कल रात में घट रही थी, 50 से ज्यादा पुलिस वाले उस वीडियो में दिख रहे हैं, ये क्या कर रहे थे उस वक्त? एक्शन क्यों नहीं लिया इन्होंने? देखिए, एक्शन तो उनके खिलाफ जरूर होगा, उन पुलिस वालों के खिलाफ तो भी। आप इंतजार मैडम प्लीज मैं दूंगा समय, वायदा आपसे, उनको अपनी बात कर लेंगे, मैं दूंगा समय प्लीज। इंस्पेक्टर वहां पहले क्राइम हो, दे रहा हूं, एक्शन प्लीज। लेंगे। निलंबित कर दिया अरे गया क्राइम है। हुआ ही क्यों? इंस्पेक्टर और चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन कोई सीनियर अधिकारी भी होगा उसको छोड़ेंगे नहीं। ये बड़ी गंभीर घटना है हमारे सरकार की। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। दीपक जी, मुझे आप बताइए, तो ये कह रहे हैं कि आप लोग एक सुर से सबकी निंदा करिए, और आप लोगों ने तो दंगे की मजम्मत भी नहीं की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में जो चल रही मुर्दा हो चुकी है। ये जहां पे विधायक खुलेआम पुलिस कस्टडी में मारा जा रहा हो, क्या हुआ जिसको विधायक ने मारा, जिस जनप्रतिनिधि को एक पुलिस कस्टडी के अंदर पुलिस वाले उसको नोच रहे हैं, घसोट रहे हैं विधायक को, जो चुना हुआ विधायक है, तो उससे आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं? प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र ब्रजेश जी, जहां पे भरत मिलाप को लेकर के किस तरीके से मॉब लिंचिंग हुई? नहीं, लिंचिंग नहीं हुई, वहां थोड़ी पुलिस लाठीचार्ज जरूर हुआ, पर लिंचिंग किसी की नहीं। अच्छा, गलत फैक्ट नहीं। अच्छा, यहाँ जो हाँ, जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए। आप किस तरीके की नजर से देखेंगे? अरे वो ये तो दंगा है बहराइच का। तो ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये कहना बहुत आसान, लेकिन हम तो चाहते हैं कि ये जो मुर्दा सरकार है, इसके मुख्यमंत्री जी अविलंब इस्तीफा दें। इनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इनके बस का नहीं है कानून व्यवस्था को, जहां पे खुलेआम जो है जो जनता के द्वारा आपको अमन चैन भाईचारे की डिमांड सबको मिलकर करनी चाहिए। हम कर रहे हैं, ये तो होना चाहिए। हम तो कह रहे, तो भाजपा वाले भी कह रहा, ये बता दें क्या कारण जब विधायक जो मारा जा रहा है और आप इतना योगेश वर्मा की पैरवी में समय क्यों लगा रहे हैं? उसके खिलाफ वो बीजेपी का इंटरनल मामला है, बात बीजेपी के नहीं, उसको जनता ने चुना है, जनता के द्वारा चुना हुआ है। मारा गया है। आलोक भाई, आप बोलोगे? एक सेकंड, एक सेकंड बोल नहीं पाओगे, ऐसा कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है, आप अपनी बात कर लें। एक सेकंड आलोक, जवाब नहीं रहा, तो बीच में टिप 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 आप अपनी बात रख ले, 10 सेकंड। आलोक जी बीच में नहीं, प्लीज। मुर्दा सरकार है ये, सरकार मुर्दा हो चुकी है। मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे, आलोक भाई, मुख्यमंत्री का इस्तीफा दे। लॉ एंड ऑर्डर तभी मेंटेन होगा जब ये सरकार जाए। इस्तीफा दे, इस्तीफा। मुर्दा सरकार है ये, बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं, मुर्दा सरकार है, मुर्दा है ये सरकार। इस्तीफा देना चाहिए मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री के बस का नहीं, संभाल नहीं रहा प्रदेश उनसे। जहां विधायक खुलेआम मारा जा रहा हो, खुलेआम विधायक मार जा रहा है, जिसने मारा उसके खिलाफ क्या कार्रवाई? आप मुझे बताओ, इतनी दिलचस्पी आपकी योगेश वर्मा में? आपकी योगेश वर्मा में इतनी दिलचस्पी? देखिए, मेरी किसी से, मेरी चुने हुए विधायक, वो बीजेपी का विधायक है, जिसने मारा वो भी बीजेपी में है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मुर्दा सरकार के मुर्दा प्रवक्ता बोल नहीं पा रहे। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हाँ बोलिए मैडम, आप कुछ कहना चाह रही थी, अब बोलिए। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि जब और मैं सबसे अपेक्षा रखता हूँ कि हम लोग संयमित तरीके से एक संवेदनशील विषय पे बात करें, प्लीज। अगर उत्तर प्रदेश नहीं संभल रहा है तो छोड़ दीजिए कुर्सी, कोई जनाजा थोड़ी ना है कि आप छोड़ नहीं सकते। और आप सीधी तौर से बताइए, अरे भाई ये हम ही को देंगे, ये कहाँ जाएंगे? ये जिस तरह से आज डरे हुए बैठे हैं, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिस तरह से कह रहे हैं कि इनकी शक्तियां बढ़ रही हैं, तो ये खुद ही डरे हुए हैं। ये चुनाव की तैयारी कर रहे हैं क्या? ऐसे होती चुनाव की तैयारी?
लोगों के घरों में आग लगवाइए और आप बैठ के तमाशा देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। आप बताइए, एक सेकंड में आलोक जी, नहीं गलत बात, आलोक जी प्लीज सुन लीजिए, आप फिर प्रियंका बोलेंगे। आपको लगता है कि इन प्लीज शांत रहिए, मैं दूंगा समय, लास्ट में समय ले लीजिएगा। इन दंगों में अगर किसी का नुकसान होता है तो मासूम लोगों का नुकसान होता है। इन दंगों में अगर नुकसान होता है, छोटे छोटे बच्चों का नुकसान होता है, उन महिलाओं का नुकसान होता है जिनके घर लूट जाते हैं, जिनके घरों में आग लगा दी जाती है। और आप लोग इतने बेशरम हैं, यहाँ पर बैठकर जो राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, माफी मांगी बहराइच की जनता से। ये तो वाह बोल रहे हैं, माफी मांगी बहराइच तो आलोक जी ने तो वाह कहा, माफी मांगी उत्तर प्रदेश की जनता तो से। वाह कह रहे हैं भाई, दंगे की बात सुन के वाह निकल रहा है। अरे माफी मांगिए आप उत्तर प्रदेश की जनता से कि आपसे संभल नहीं रहा है उत्तर प्रदेश। बेटियां, बहनें, माँ, सब लोग वहां पे सड़कों पे खड़े होके रोज चिल्ला रही हैं और आपको मजा आ रहा है यहाँ बैठकर। राहुल गांधी जो जातियों में बांट रहे हैं, धन्यवाद मैडम, शुक्रिया, धन्यवाद। ऑलराइट, मैं सुल्तान सिंह साहब को आमंत्रित करता हूं। सर, आप मुझे बताएं, आपने तो बहुत लंबे समय पुलिसिंग की है और इस फोर्स को कमांड भी किया है उत्तर प्रदेश पुलिस को। आपको लगता है कि इनको एक वृहद ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि कम से कम अगर ऐसी सिचुएशन इमरजेंसी आए तो उसे हैंडल कैसे किया जाए? और मुझे हैरानी है फील्ड में जिस तरह के अधिकारी तैनात हैं, मुझे लगता है ऐसा कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। विजय जी, एक मैं सुझाव आपको दूंगा, एक ऐसा स्विच रखिए कि जिसको आप कहें उसी की आवाज आए। सर, मैं रिक्वेस्ट करता हूं सबसे सर, लेकिन अब आप जानते हैं पॉलिटिकल इशू रहता है, आप प्लीज बोले सर। ज्यादा सशक्त आवाज के धनी है जो, वो दूसरों को बोलने नहीं देते हैं। आप बोले सर। और जहाँ पे ट्रेनिंग की बात है, ट्रेनिंग में दंगा नियंत्रण शामिल है। तो जैसा मैंने बताया था कि एक दंगा नियंत्रण योजना उत्तर प्रदेश में बनी है, जो हिंदुस्तान के राज्यों में पहला ऐसा राज्य है जिसने दंगा नियंत्रण योजना बनाई थी। वो योजना बड़ी इफेक्टिव, बड़ी टू द पॉइंट है और उसका सभी के पास कॉपी रहती है, उसका अध्ययन करते हैं ये लोग। और मुझे लगता है कि जब कंट्रोल इन्होंने ठीक किया है तो वहाँ तो काम ठीक ही ठाक हो रहा है। लेकिन इन जनरल जो है इसकी जांच करा के, प्रशासनिक अपनी जांच करा लें या जैसी भी जांच कराएं, और क्यों ये इस तरह की घटनाएं हुई। और ये कई बार ऐसी बातें होती हैं, जुलूस जाते हैं, कभी वो मस्जिद के पास जाकर शोर मचाते हैं, कभी अपना रास्ता बदलने की कोशिश करते हैं, तरह तरह की जो ये प्रोवोकेटिव चीजें हुआ करती हैं, ये सब चीजें अब ये आइन वक्त पे पता नहीं चलता कौन गलती किसकी है। तो इसलिए ये तो ऐसे प्रोसेसन होते हैं सर, तो उसमें पुलिस बल भी साथ चल रहा होता है। मैंने देखा इसमें भी पुलिस बल साथ था सर, और पुलिस बल की मौजूदगी चल रही थी जब पथराव शुरू हुआ। तो अब ये देखिए, ये थोड़ा गड़बड़ी लगती है। और जैसा अभी एक सज्जन ने कहा था कि इस तरह के जुलूसों के पहले एक शांति समिति की बैठक हुआ करती थी, उसमें सभी लोग जो आसपास के वहाँ जहाँ से जुलूस निकलते हैं उन लोगों की बाकायदे बैज लगा के, यहाँ बैज लगाया जाता है उनके, भाईचारा कमेटी बनी रहती थी सर, हर थाने पे, हर थाने पर एक भाईचारा कमेटी थी। और इन्हीं लोगों की ड्यूटी लगाई जाती है वहाँ पर अपने अपने इलाके में। और जहाँ सिविल डिफेंस एक्टिव है वहाँ सिविल डिफेंस को लोग लगाया जाता है, जिसमें नागरिक लोग ही होते हैं। तो जिस मोहल्ले के लोग हैं उस मोहल्ले के लोग जो वहाँ ड्यूटी में खड़े रहेंगे तो वहाँ बवाल नहीं होता है। ये जी। हमने भी बहुत जुलूस निकाले हैं, बहुत सारे काम किए हैं, तो ये बड़ा इफेक्टिव रहता है। तो मुझे उम्मीद है ये सब हुआ होगा, लेकिन फिर भी इसकी जांच हो जानी चाहिए बाद में, ताकि दोबारा ऐसी चीजें। किस तरह का इन्वेस्टिगेशन आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जिससे कम से कम क्लैरिटी हो और आगे से इस तरह की घटनाएं ना हो और बाकी अधिकारियों के लिए वही एक ब्लू बुक बने? इस पर्टिकुलर घटना में कहाँ ढिलाई हुई है, ये इसके लिए मेरे ख्याल में एरिया से बाहर के अधिकारी लगाए जाएं। एक प्रशासनिक अधिकारी, एक सीनियर पुलिस अधिकारी लगाया जा सकता है इसमें, जो जिसको देखे ये, जिसका किसी तरह से वहाँ के अधिकारियों से कोई लेना देना ना हो क्षेत्र से, तो वो देखे कि इस मामले में क्या गड़बड़ी हुई। लेकिन इन जनरल जो है ये भी देख लिया जाना चाहिए कि दंगा नियंत्रण योजना जो है पिछले 3 साल के अंदर अपडेट की गई है कि नहीं की गई है। सभी थानों में, चौकियों में, अधिकारियों के पास कॉपियां मौजूद है कि नहीं मौजूद है, ये सब अब बाद की जांच में देखा जाना चाहिए। एक रेगुलर प्रैक्टिस के तौर पर इसे इस्तेमाल करना चाहिए। जी, शुक्रिया सर, हमारे साथ बने रहिएगा। नावेद चिको जी मेरे साथ मौजूद है। नावेद जी, आप मुझे बताइए कि इस तरह की घटनाएं आगे न हों, इसके क्या हमको प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए या किस तरह की जांच करानी चाहिए ताकि क्लैरिटी आए, बाकी जिलों के अधिकारी इससे सबक ले सीखें कि जब उनके यहाँ इस तरह के हालात उत्पन्न हो तो इमीडिएट उन्हें क्या एक्शन लेने हैं?
देखिए, इससे ज्यादा सतर्क कोई सरकार नहीं हो सकती। मैं तो आलोक जी को मुझे लग रहा है कोई साउंड सिस्टम गड़बड़ है, ये बात कोई नहीं सुन सर, आप पा रहे बोलिए हैं। सर। मुझे लगता है क्योंकि मैंने अब पिछले अपने वक्तव्य में इनकी सरकार की 1 मिनट तारीफ की और ये चिल्लाने लगे, इनको गुस्सा आने लगा। मैंने ये कहा कि 7 साल तक दंगों पर काबू योगी आदित्यनाथ ने किया। इतना बड़ा राम मंदिर का फैसला कितना आसानी से गुजर गया शांति के साथ में, लेकिन ये दंगा जिस जुलूस, जिस एक पर्व से पहले मुख्यमंत्री स्वयं सारे अधिकारियों के साथ में बैठ के समीक्षा कर रहे हैं, उसकी व्यवस्था देख रहे हैं, एक एक चीज पर निगरानी रखे हैं, उसके बाद इतनी हिंसा हो जाती है, तो इसके पीछे साजिश नहीं है? तो क्या हम ये मान के चले कि सरकार ने इसके निर्देश दिए थे? हम तो यही मानेंगे कि मुख्यमंत्री चाहते हैं दंगा ना हो, और उन्होंने 7 साल तक दंगे नहीं हुए, दंगों पर काबू किया गया, माफिया राज खत्म हो गया, तो किस ये लेवल तारीफ की करते हुए। कॉन्स्पिरेसी आपने लेकिन मानते इसके हैं? पीछे थोड़ा सा क्लैरिटी दीजिए, किस लेवल की सारे कॉन्स्पिरेसी? आला अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री मीटिंग कर रहे हैं और कल रात तक वो मीटिंग कर रहे हैं और दूसरे दिन ये सब कुछ हो रहा है, अधिकारी क्या इसके पीछे, चाहे वो मैं फिर सबका नाम इंपॉर्टेंट बात, चाहे आपने बीजेपी हो, चाहे कल सपा रात हो, की चाहे बैठक हुई थी और आज ये घटना हुई। पॉलिटिकल कोई साजिश हो या Thank कोई you. विदेशी साजिश हो या Thank you, किसी sir. समाज की साजिश हो, Thank you. साजिश है, इसको मानना पड़ेगा। लेकिन मुख्यमंत्री अपना साम्राज्य कमजोर नहीं करेंगे, अपनी जो उनकी Okay, all right. है उसको कमजोर नहीं तो करेंगे। आप बताइए ऐसे मशरफ साहब कि हम कैसे इस तरह की देखिए, घटनाएं अन्य जगह ना हो, सबसे पहले क्या तो करना चाहिए मैं हमें? तो ये जवाब दूंगा कि आलोक साहब ने एक जब हम लोगों पे इल्जाम लगाया कि हमारे मुंह जबान सिल गई और हम एक लफ्ज भी नहीं बोल पाए सौहार्द की अपील करने के लिए। हालांकि इन्होंने पूरी बात तो सुनते नहीं, इनको खुद बोलना इतना अच्छा लगता है कि दूसरों की बात ही नहीं सुनते। जबकि मैंने ये कहा था कि सबसे पहले मैं परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करता हूं और शोक व्यक्त करता हूं, लेकिन इनके कहने से मैं अपील भी करता हूं साहब, दोनों कम्युनिटी के साथ आप लोग अच्छा माहौल बना के रखें। ये चाहते हैं मैं उस बच्चे पे बात करूं, मैं उस बच्चे पे क्या बात करूं? आपने अपने डायरेक्शन में बताया कि ऐसा वाकया क्यों हुआ, उसकी फुटेज है, क्या फुटेज दिखला पाएंगे आप? तो मेरा सवाल फिर यह पैदा होगा कि 22 साल के बच्चे को किसने उकसा के भेजा वहां तक कि तुम जाके झंडा उतार के वो पूरी जो है दीवार तोड़ दो? तो जब आप इस पे बात करेंगे तो बहुत सी बातें निकल के आएंगी। मैं नहीं चाहता अभी हमको पीस की बात करनी चाहिए, मैं नहीं चाहता कोई उकसाने वाली बात मैं नहीं चाहता मैं उस एक्ट में बात करूं इनसे जो पूछिए, गुजर गई, तो उस उसका कितना एक्ट बड़ा में मैं बात अपराध नहीं था, करना गोली आलोक जी, चाहता। एक सेकंड लेकिन आऊंगा, ये जवाब तो आपको देना टाइम पड़ेगा। दूंगा, कितना लास्ट में। बड़ा 22 साल के बच्चे को किसने भेजवा दिया? जान कौन था आपके पार्टी एक सेकंड आराम से हम लोग, हम कौन देंगे था टाइम, आपकी पार्टी का हम नेता? मैं आलोक जी टाइम दूंगा। जिसने इस बात भेजा के कि लिए नहीं, गोली से मार किया। दिया गया। आपने कुर्बान कर उसको दिया जान लड़के से को। क्यों मार दिया गया? आपने उसके कुर्बान करा दिया। नाखूनों को क्यों नोचा गया? आप बताइए, आपने मैं कुर्बान पूछता करा दिया ना किसी को? कितना वो बड़ा क्यों कुर्बान अपराध था? कराएंगे? 22 साल का लड़का क्या जाने क्या होता है? कितना बड़ा अपराध था 22 साल का उसका, लड़का उसको क्या मार जाने? दिया। आपने कहा ये नहीं, तुम असहिष्णु ठंडा खा समाज गया। है ना, मुझे लग रहा था कि इंटॉलरेंस वाला हो रही है। ये तो प्रोसेशन intolerance गुजर रहा था, के ये थोड़ी बोल रहा था। यही तो इनको कि सवाल एक चुभता बच्चे है। को, जवान जब बच्चे इनको को सही उसकी सवाल गलती कर लो के तो लिए खुद चुभने लगता है। सजा दी जा सकती ये थी, लोग इसको चाहते खुद थे कि दिया जा दंगा सकता हो था। और उसको बहुत जान से मार तो इनको दिया। क्या फायदा है दंगा से? उसके माँ बाप क्या? परिवार पे क्या गुजर रही होगी? राष्ट्रवाद उसकी का जवान सिक्का खत्म हो पत्नी गया। पर क्या गुजर रही महंगाई, होगी? बेरोजगारी, इस पे क्यों बात मार नहीं कर दिया सकते। गया उसको? अब इनका मैं एजेंडा सवाल हिंदुत्व उसका खड़ा कर रहा कराना है। हूँ। उसका अपराध इसीलिए है, उसको जान से मारने बटोगे के लिए। तो कटोगे का क्यों नारा मारा लेके गया आए। उसको? बहुत बहुत और ये धन्यवाद। कटोगे कटोगे जो है, गया। धन्यवाद। दूसरी कम्युनिटी में कहीं ना कहीं असर कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका ये ठाकुर बहुत 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 धन्यवाद। मैं आप सबका ना सर बहुत 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 धन्यवाद, मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं, बहुत शुक्रिया। और कोई भी उकसाने वाली बात किसी कम्युनिटी के लिए नहीं होनी चाहिए। और बहनों भाइयों, फिर मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि अपने क्षेत्र में, अपने शहर में, अपने इलाकों में, गांव में अमन चैन बना कर रखें। पूरी ज़िंदगी एक साथ गुजारनी है, ऐसा कोई काम न करें कि जिससे चलकर हमारी पीढ़ियां उसको भुगतें और हमारा वर्तमान भी खराब हो और हमारा भविष्य पर भी सवाल उत्पन्न हो। इसलिए सबको अमन, चैन और भाईचारे की इस प्रदेश को भी ज़रूरत है, हमें और आपको भी। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।